वेलकम टू जीके फैक्ट करंट में आपका स्वागत है। आज से पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही है और आज हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करें। एक्ट बहुत है जो एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट है क्या? आइए हम थोड़ा सा समझते हैं कि देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट है क्या। शुरुआत में जब 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए और उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करी और कई युद्ध करके, खासकर प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध करके भारत के बड़े भूभाग को अपने अधीन कर लिया और एक व्यापार करने वाली कंपनी से एक राजनीतिक शक्ति में बदल गए। पहली बात तो यह है कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। ये दोनों युद्धों में अंग्रेजों की जीत जीत हुई थी। इन दोनों युद्धों में अंग्रेजों की जीत हुई थी। और दूसरी बात यह है कि ये इंडिया में व्यापार करने के उससे आए थे, मगर ये एक राजनीतिक शक्ति में बदल गए। धीरे धीरे करके ये राजनीतिक शक्ति में बदल गए। इसका फायदा ब्रिटिश सरकार को भी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया था और भारत और पूर्वोत्तर देशों में व्यापार करने के लिए भेजा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटिश कंपनी इन जगहों पर व्यापार नहीं कर सकती थी। देखिए, केवल ब्रिटिश केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी और कोई नहीं कर सकता। 1768 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती चली गई और धीरे धीरे कंपनी ब्रिटिश सरकार को पैसा देने में असमर्थ होने लगी। और एक समय ऐसा भी आ गया कि कंपनी ने ब्रिटिश सर, सरकार से पैसे ऋण के रूप में मांग लिए। कंपनी ब्रिटिश सरकार से लोन के थ्रू पैसे मांगने लगे। ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी डूब जाए, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि वह वापस कंपनी को एक रेगुलेटिंग एक्ट की मदद से मजबूत करेगी और उसे दोबारा खड़ा करेगी। और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को विनियमित और उनकी निगरानी करने के लिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। 1769 में बंगाल क्षेत्र में बारिश कम होने के कारण भुखमरी फैल गई और फसलों पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा और ईस्ट इंडिया कंपनी ने करों के मूल्यों को काफी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें होने लगी और खाने तक के भी पैसे नहीं हो पा रहे थे। खाने की बहुत ज्यादा दिक्कत होने के कारण बंगाल की गरीब करीब जनता जनता खाना ना मिलने की वजह से खत्म हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। पहला एंग्लो मसूर युद्ध हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ और यह युद्ध 3 सालों तक लड़ा गया। इस युद्ध में इस युद्ध का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया और ईस्ट इंडिया कंपनी का इस युद्ध में बहुत खर्चा हो गया था। ईस्ट इंडिया के कर्मचारियों ने कंपनी में बहुत भ्रष्टाचार किया और धीरे धीरे स्थिति यह आ गई कि कंपनी को कर्मचारियों ने तो अच्छा पैसा बना लिया, पर कंपनी को धीरे धीरे वे डुबाते चले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय के व्यापार में बहुत नुकसान हुआ था। कंपनी भारत से चाय ले जाकर अमेरिका में बेचा करती थी, लेकिन बाद में अमेरिका में करीब 85% चाय का व्यापार डच लोगों के द्वारा तस्करी की मदद से होने लगा और ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय
के मांग बहुत कम हो गई। इसका कंपनी के व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब थोड़ा हम समझते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को ब्रिटिश सरकार द्वारा नियमित करना, मतलब कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को ब्रिटिश सरकार द्वारा नियमित करना। ईस्ट इंडिया दूसरा टॉपिक क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना। मतलब कि जो कंपनी के वर्क है और राजनीतिक वर्क है, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इनको मान्यता मिलने लग गई। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना। 1600 से 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी: बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। हर एक प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था और ये तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती थी, यानी कि ये तीनों अपना अलग अलग कार्य करती थी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट किया करती थी, जिनकी संख्या 4 ही थी। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और बाकी 2 प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया और बंगाल का गवर्नर जनरल रिपोर्ट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। आइए हम थोड़ा समझते हैं कि इसमें क्या है कि पहले जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया और जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर हैं उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। तो पहले गवर्नर जनरल वॉन हेस्टिंग बने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बंगाल में 2 तरीके से चल रही शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। बक्सर के युद्ध के बाद मुगल शासक शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानीय अधिकार अर्थात कर वसूलने की शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी, लेकिन इन क्षेत्रों की निजामियत अर्थात प्रशासनिक शक्तियां यहाँ के नवाब के पास थी। यही 2 शासन प्रणाली बंगाल में चल रही थी, जिससे लोगों को इसका नुकसान हो रहा था क्योंकि वहां का ध्यान और रख रखाव नवाब को करना था, लेकिन कर टैक्स तो ईस्ट इंडिया कंपनी वसूल रही थी, जिससे कि लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। इसलिए इसको ब्रिटिश सरकार द्वारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से खत्म किया गया और नवाब को हटाकर बंगाल का प्रशासन सीधा ब्रिटिश नियंत्रण में